यूपीएलटी ग्रेड के लिए ये है हमारा वेब डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो। इसमें हमने टॉप के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है जो आपको एक एक क्वेश्चंस काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और इस सीरीज में हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, एक एक वीडियो को देखें, एक एक क्वेश्चंस को काफी अच्छा समझ लें, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को पकड़ के सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है, वो है व्हाट आर वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज क्या हैं? तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता रहना काफी जरूरी है। तो वेब टेक्नोलॉजी हम उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जिसके हेल्प से हमारी वेबसाइट्स बनती है। जितने भी हमारे वेब रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी वेब टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, राइट। तो जैसे हमारा इंटरनेट है, ये हमारा वेब का वेब है, राइट। जो पूरा का पूरा इंटरनेट है वो सारा का सारा वेब से ही चल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो वेब है उसके कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वेब टेक्नोलॉजीज? डिवाइसेज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। क्या वो सारे डिवाइसेस जिसके हेल्प से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उसको वेब टेक्नोलॉजी बोल देंगे? नहीं, उसको तो हम डिवाइस बोलेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा स्मार्टफोन्स हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, तो इसको बोलेंगे हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस बोलेंगे। इसको वेब टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, राइट। प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल। अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या उसको वेब टेक्नोलॉजी बोल देंगे? नहीं, उसको बोलेंगे एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वेब टेक्नोलॉजी का पार्ट हो सकता है, सारा का सारा वेब टेक्नोलॉजी नहीं होगा। अगर आप एफटीपी बोलते हो तो इसको एक बार के लिए आप वेब टेक्नोलॉजी का एक पार्ट मान सकते हो, क्योंकि यार वेब टेक्नोलॉजी में जो एफटीपी है वो फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है। यह वेब टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ना कि पूरा का पूरा वेब टेक्नोलॉजी है, राइट। टूल्स एंड लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। वो सारे के सारे टूल्स और वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके हेल्प से हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं, क्या उसको हम वेब टेक्नोलॉजी बोल देंगे? यस, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जितने भी अभी तक टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके हेल्प से वेबसाइट डेवलप की जाती है, वेब एप्लीकेशंस बनते हैं, उनको हम लोग वेब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल अगर मैं इसका लेने की कोशिश करूं तो जैसे हमारा हो जाएगा HTML, फिर हमारा हो जाएगा CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर Node.js, राइट, फिर PHP, फिर पाइथन। ये सारे के सारे ऐसे लैंग्वेज प्लस टेक्निक्स हैं जिनके हेल्प से हमारी वेबसाइट बनती हैं और काफी सारे यूजर्स इस वेबसाइट पे अपना दिन प्रतिदिन का जो काम है, किसी से इंटरेक्शन हो गया, कोई मैसेज सेंड करना हो गया, कोई मूवी देखना हो गया, मतलब तमाम तरह की चीजें जो आजकल वेब एप्लीकेशंस के हेल्प से हो रही हैं, वो सारी काम तभी के तभी संभव है जब ये सारे टेक्नोलॉजी मिलके दिन रात उसको बनाने में लगा है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड वेब टेक्नोलॉजी? देखो, जो टेक्नोलॉजी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो क्लाइंट साइड पे काम करती है और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होती है जो सर्वर साइड पे काम करती है, राइट। तो क्लाइंट साइड मतलब जो हमारा यूजर का इंटरफेस है, मतलब बेसिकली जो हमारे और इंटरेक्शन रहता है, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका इंटरफेस हम लोग देखते हैं, जिसके हेल्प से हम चीजों को समझते हैं, वो क्लाइंट साइड हो गया। और सर्वर साइड क्या होता है? जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर के साइड का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको सर्वर साइड बोलते हैं। और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो काफी लॉजिकल चीजों को हैंडल करता है। जितना भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग को हैंडल करने वाला चीज है उसको सर्वर साइड बोलते हैं। और जो हमारा यूजर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके हेल्प से UI बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। तो बोल रहा है कि इसमें से क्लाइंट साइड कौन है? तो क्या जो PHP है वो क्लाइंट साइड है? नहीं, ये हमारा सर्वर साइड है। इसके हेल्प से हम लोग बैकएंड लिखते हैं। क्या जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड है? बिल्कुल सही बात है, जो जावास्क्रिप्ट है वो है क्लाइंट साइड। क्या जो MySQL है वो क्लाइंट साइड है? नहीं, ये है हमारा सर्वर साइड डेटाबेस लैंग्वेज। इसको बोलेंगे डेटाबेस के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारा MySQL होता है। और जो PHP होता है वो होता है सर्वर साइड में, सर्वर साइड में। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हमारा क्लाइंट साइड क्यों है? एक क्लाइंट साइड इसलिए है क्योंकि ये यूजर्स के ब्राउजर्स पे डायरेक्ट रन कर सकता है। यूजर्स, अगर मैं ब्राउजर्स की बात करूं तो इस पे डायरेक्ट रन कर जाएगा, राइट।
जो यूजर के ब्राउजर पर रन कर जाता है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, और जो वेब सर्वर पे रन करता है, वेब सर्वर पे जिसमें काफी सारी लॉजिकल जो चीजें होती हैं उसको हैंडल किया जाता है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको बोलते हैं क्या, सर्वर साइड, राइट। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू टू स्ट्रक्चर एंड स्टाइल वेब पेजेस। देखो बोल रहा है कि कौन है जिसके हेल्प से हम लोग वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं और उसको स्टाइल देते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग देते हैं HTML की हेल्प से, और स्टाइल की बात करें तो हम लोग देते हैं किसकी हेल्प से, CSS की हेल्प से। तो डायरेक्ट वाले एग्जाम में आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि HTML तक का फुल फॉर्म पूछा गया है, CSS तक का फुल फॉर्म पूछा गया है, राइट। तो आपको इन दोनों का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। तो क्या जो स्ट्रक्चर करने के लिए कौन सा हमारे पास फॉर्मेट है, वो है HTML, और स्टाइल करने के लिए क्या है, CSS। क्या HTTP भी है, देखो HTTP है, ये स्ट्रक्चर और स्टाइल के लिए नहीं है। ये हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम डेटा को सेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इसका क्या होता है, सेंड डेटा ओवर कहाँ, ओवर इंटरनेट। तो HTML भी है, CSS भी है, तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन, मतलब डी हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ए बेसिक वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है किसके हेल्प से बेसिक वेबसाइट्स क्रिएट हो सकता है। क्या अगर पाइथन और SQL का मैं यूज करूंगा तो बेसिक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं पाइथन और SQL का यूज करूंगा तो क्या बेसिक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। देखो इसके हेल्प से हम लोग बैकएंड बनाते हैं, बैकएंड, और सिर्फ बैकएंड बनाने से वेबसाइट थोड़ी बन जाता है। बेसिक वेबसाइट उसको बोलते हैं जो हमारा सिर्फ फ्रंट एंड बना हो और जिसमें एक तगड़ा UI हमें दिखे, एक स्ट्रक्चर हमें दिखे। तो जो पाइथन होता है वो तो बैकएंड के लिए होता है, और जो SQL होता है ये तो लैंग्वेज है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस, राइट। क्या HTML और CSS हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। HTML और CSS के हेल्प से हम लोग बेसिक्स वेबसाइट बना सकते हैं और बनाते भी हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि बेसिक वेबसाइट्स यूजिंग HTML एंड CSS तो आपको हजारों वीडियो लाइन में लगे मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि HTML CSS वो काफी फंडामेंटल चीज है जिसके हेल्प से हम लोग बेसिक्स वेबसाइट्स बनाते हैं। क्या जावा और C++ से बना देंगे। देखो जो जावा होता है और C++ होता है वो होता है हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके हेल्प से हम लोग जनरली वेबसाइट्स नहीं बनाते हैं और ऐप बनाते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा बेसिक वेबसाइट्स HTML और CSS हो जाएगा, और ये दोनों हमारा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इन वेब डेवलपमेंट व्हाट डज द टर्म फ्रंट एंड रेफर टू। देखो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड और बैक एंड मतलब सर्वर साइड। तो जो फ्रंट एंड है क्या होता है, फ्रंट एंड वो होता है जिससे हमारा यूजर इंटरेक्ट करता है, जो यूजर को दिखता है, जो UI के रूप में हम देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो क्या सर्वर साइड के लॉजिक को फ्रंट एंड बोल देंगे, नहीं, इसको तो बोल देंगे बैक एंड, इसको बैक एंड बोल देंगे। क्या जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको फ्रंट एंड बोल देंगे, नहीं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा, इसको स्कीमा बोल देंगे। यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस को बोल देंगे, बिल्कुल सही बात है। यूजर कैसे इंटरफेस है, यूजर का कैसे एक्सपीरियंस ले रहा है अगर कोई यूजर, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। और बाकी जो ऑप्शन है इस केस में उसको मैं गलत टिक कर दूंगा और C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेब डेवलपमेंट रोल्स। जो वेब डेवलपमेंट के रोल्स हैं उसमें सबसे सही हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा है। बैकएंड डेवलपर्स हैंडल HTML एंड CSS, ये तो फ्रंट एंड का काम है, एक इसका काम है फ्रंट एंड का। बैकएंड डेवलपर्स मैनेज सर्वर डेटाबेस, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होता है फ्रंट एंड, यहाँ फ्रंट एंड जो डेवलपर्स है वो डेटाबेस के सर्वर को मैनेज करता है, नहीं, ये तो UI को मैनेज करता है, HTML और CSS को। फुल स्टैक डेवलपर्स वर्क ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, यस। जो फुल स्टैक डेवलपर होता है, फुल स्टैक, इसका नाम ही है फुल स्टैक, मतलब जो फ्रंट एंड में भी काम करेगा, बैक एंड में भी काम करेगा और साथ ही साथ वो डेटाबेस में भी काम करेगा, राइट। लेकिन जो बैक एंड होता है वो जनरली सिर्फ बैक एंड में काम करता है, जैसे PHP हो गया, Node.js हो गया, इस पे काम करता है। जो फ्रंट एंड हो गया HTML CSS,
जावास्क्रिप्ट हो गया उस पर काम करता है। लेकिन जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं वो दोनों साइड में काम करते हैं, चाहे क्लाइंट साइड हो चाहे सर्वर साइड हो। तो इस केस में जो हमारा आंसर है सी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ HTML इज टू, मैंने आपको पहले बताया था कि जो HTML है उसका मेन काम है किसी भी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देना, एक सांचा देना, एक ढांचा देना, राइट। तो जो HTML है क्या वो स्टाइल ऑफ वेब पेज को स्टाइल दे देगा? नहीं, ये तो CSS का काम है, CSS देगा इसको। स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब, क्या वेब पे स्ट्रक्चर दे देगा? बिल्कुल सही बात है, दे देगा स्ट्रक्चर। ऐड लॉजिक टू द वेबसाइट, लॉजिक ऐड कर देगा? नहीं, लॉजिक ऐड करेगा हमारा बैकएंड, जो बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे Node.js हो गया, PHP हो गया, इसके हेल्प से हम लोग लॉजिक ऐड करेंगे। तो इस केस में हमारा आंसर जो है डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन इज टू, जो डॉक टाइप है ये हमारा क्या है, ये डिक्लेयर करता है कि HTML का वर्जन कौन सा चल रहा है, राइट। लिंक टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, नहीं। स्पेसिफाई द HTML वर्जन एंड इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग, बिल्कुल सही बात है। देखो जो ऐसे होता है डॉक टाइप ये दिखाता है कि हमारा HTML का वर्जन क्या है, वो है HTML5 लेटेस्ट वाला। ऐड मेटा डेटा, नहीं, तो आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। अगर आप HTML पहले से पढ़े होंगे या फिर अगर आप प्राइवेट कंपनी में अगर काम किए होंगे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज ए इंटर्न, तो ये सारी चीजें आपके लिए किसी हलवा से कम नहीं है, हलवा ही है आपके लिए, राइट। क्योंकि अगर आप काम किए हैं, हैंड्स ऑन किए हैं, या फिर आपने कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट्स बनाया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप चुटकी भर में उड़ा देंगे, राइट। नेक्स्ट, द टैग यू टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ इज, बोल रहा है HTML का कौन सा टैग है जिसके हेल्प से हम लोग लाइन्स को ब्रेक करते हैं बिना न्यू लाइन को में जाए हुए। तो क्या BR टैग होता है? BR होता है क्या? ब्रेक टैग, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा। क्या HR होता है? ये तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या P होता है? नहीं, ये तो पैराग्राफ होता है, इसके हेल्प से हम पैराग्राफ बनाते हैं। क्या प्री होता है? नहीं, ये होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जैसा लिखा रहेगा वैसा ही रहेगा। अगर किसी भी टेक्स्ट को हम लोग प्री के अंदर लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को जैसे इंडेंट करेंगे, जैसे लिखेंगे, वैसे ही हमारा आउटपुट में आएगा। ब्लॉक कोट होता है? नहीं, ब्लॉक कोट नहीं होता है। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है यूज फॉर कोटिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। अगर बहुत बड़ा हमारे पास टेक्स्ट है तो उसको हम लोग ब्लॉक कोट में रखते हैं ताकि वो अच्छा से कोटेशन उसका बना रहे। नेक्स्ट, फॉर ग्रुपिंग इन लाइन एलिमेंट्स टुगेदर द करेक्ट टैग इज, इन लाइन एलिमेंट्स को अगर एक साथ रखना है तो करेक्ट टैग क्या है? तो देखो जो इनलाइन एलिमेंट है वो हमारा स्पैन है, स्पैन। अब इनलाइन का क्या मतलब है? इनलाइन का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा जितना टेक्स्ट रहे उतना उसको कवर अप कर ले, राइट। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि जैसे कोई टैग हो गया हमारा ए टैग, एंकर टैग हो गया, या फिर हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? बोल्ड। अगर मानो कोई अक्षर में लिखा हूं, जैसे सपोज कर लो कोई चीज मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हूं, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ त्रिलोकी को मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग इधर लिख दिया, फिर स्ट्रॉन्ग की तरफ बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये बोल्ड हो जाएगा। जब आउटपुट होगा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट में ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। जो हमारा स्पैन टैग है वो क्या है? ये हमारा है इनलाइन टैग, इनलाइन एलिमेंट। बाकी जो डिव है वो क्या है? वो ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। जैसे और एग्जांपल लो, जैसे हेडिंग टैग हो गया, या फिर हमारे पास पैराग्राफ टैग हो गया, या फिर सेक्शन टैग हो गया। सेक्शन टैग क्या है? एक प्रॉपर सेक्शन को देता है। जैसे मानो कि कोई हमारा वेब पेज है, वेब पेज उसको 3 सेक्शन में बांटना है, तो एक सेक्शन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो इसके अंदर जो मुझे चीजें देनी है दे दो, बंद हो गया। फिर दूसरा सेक्शन यहाँ लिखो, फिर तीसरा सेक्शन लिखो, तो एक एक सेक्शन में इसको बांट देता है सेक्शन टैग। आर्टिकल टैग क्या करता है? अगर मानो मुझे कुछ वर्ड्स लिखने हैं, किसी चीज पे आर्टिकल लिखना है, मान लो कोई पैराग्राफ की तरह लिखना है आर्टिकल, तो उसके लिए आर्टिकल टैग यूज होता है। और फूटर अगर कुछ लिखना है, जैसे मानो डेट एंड टाइम लिखना है, पेज नंबर लिखना है, या कुछ भी लिखना है, या फिर ऐसे लिखना है मेड विथ लव, मेड इन इंडिया विथ लव, राइट। जैसे वेबसाइट देखते हो तो उसके नीचे आप देखते होंगे मेड इन इंडिया बाय दिस कंपनी, या फिर मेड विथ लव का इस सिंबल ऐसा लिखा रहता है। तो जो वेबसाइट का फूटर होता है वो हमारे फूटर टैग से बनाया जाता है।
नेक्स्ट, टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट यू यूज ऑर्डर्ड, इसके नाम में ही छुपा हुआ ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ओ एल, तो ओ एल हमारा आंसर हो जाएगा। ईवेल के क्या मतलब है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एलएच मतलब लिस्ट के एलिमेंट, लिस्ट का एलिमेंट। डीएल मतलब, डीएल का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर मुझे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है तो मैं डीएल का यूज करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और टेबल मतलब क्रिएट टेबल, टेबल की हेल्प से आप क्या करते हो, क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करते हो। नेक्स्ट, द टैग दैट डिफाइंस द मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज, अगर मेन हेडिंग आप किसी वेब पेज का डिफाइन कर रहे हो, टाइटल की बात नहीं हो रही है, मेन हेडिंग, तो मेन हेडिंग आप करते हो किससे, H1 से। जो मेन हेडिंग आप H1 से करते हो तो H1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो H1 है वो क्या हमारा है, हेडिंग टैग, हेडिंग। और जो HTML है उसमें H1 से लेके H6 तक होता है, H3, H4, H5, H6, जिसमें जो H1 है इसका साइज सबसे बड़ा होता है, बिगर लिख देंगे, बिगर सबसे बड़ा। और जो H6 होता है, H6 वो सबसे स्मॉलर होता है। जैसे मानो कोई टेक्स्ट को मैं H1 के अंदर लिखता हूं तो काफी बड़ा प्रतीत होगा, और वहीं मैं H6 के अंदर लिखता हूं तो काफी छोटा दिखेगा, वो हमारा हो गया H1। टाइटल क्या होता है, जैसे आप वेब पेज बनाते हो तो देखते हो कि जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है सबसे ऊपर जो ब्राउजर के अंदर दिखता है वो टाइटल के हेल्प से होता है, मतलब जो टाइटल के अंदर आप लिखेंगे वो वहां दिखाएगा, डॉक्यूमेंट के जो सबसे ऊपर है ब्राउजर में वो दिखाएगा। हेडर क्या होता है, हेडर, हेडर क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट होता है जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी कंटेनर का इंट्रोडक्शन डिफाइन करते हो कि कैसे वो दिखेगा, उसका हेडिंग क्या होगा बेसिकली। H6 क्या होता है, हेडिंग का सबसे छोटा रूप होता है H6, मैंने आपको यहाँ बताया, जो हेडिंग होता है उसका सबसे छोटा रूप H6। और बॉडी क्या होता है, बॉडी में आप सारे के सारे टैग्स को लिखते हो, जो भी काम आपको करना होता है वो बेसिकली आप बॉडी के अंदर ही करते हो, राइट। तो ये हमारा हो गया बॉडी। नेक्स्ट, एम्बेडिंग ऑफ वीडियो फाइल इन HTML5 इज डन यूजिंग, जो HTML5 है उसमें अगर आपको वीडियो को इम्बेड करना है तो क्या करोगे, सिंपल वीडियो टैग लगा देंगे, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, इम्बेड अगर सिर्फ इम्बेड करना है कोई एक्सटर्नल कंटेंट, एक्सटर्नल कंटेंट करो या फिर कोई लिंक करो। सपोज कर लो आपको यूट्यूब का कोई वीडियो है, यूट्यूब पे कोई अपलोडेड वीडियो है, उसका लिंक को आपको इम्बेड करना है तो आप इम्बेड के थ्रू करोगे। आई फ्रेम क्या होता है कि कोई एक HTML का पेज है उसके अंदर दूसरा HTML के पेज को आपको इम्बेड करना है तो उसके लिए आई फ्रेम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा जो HTML होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नाम का चीज नहीं होता है, लेकिन इसमें भी आप एक्सटर्नल लिंक को कॉपी कर सकते हो, एक्सटर्नल कंटेंट, एक्सटर्नल कंटेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। तो इस केस में अगर वीडियो हमें इम्बेड करना है तो वीडियो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन URL ऑफ ए हाइपरलिंक इज, बोला कि वैसा एट्रीब्यूट जो किसी भी हाइपरलिंक का, मतलब वैसा लिंक जिस जो क्लिकेबल लिंक हो, हाइपरलिंक मतलब क्लिकेबल, क्लिक होने वाला, क्लिकेबल, जो डेस्टिनेशन URL को स्पेसिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, href, href बोलते हैं। तो आंसर हमारा href हो जाएगा। सोर्स क्या है, src मतलब सोर्स, इसमें सोर्स एड्रेस हमारा देता है, सोर्स लिंक। अल्ट क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे मान लो कि कोई हमारे पास वेब पेज में बना रहा हूं और वहां कोई इमेज लगने वाला है, राइट, और इमेज हमने लगाया और बाद में अगर मानो इंटरनेट काम नहीं कर रहा या फिर जो हमारा इमेज है वो डिलीट हो गया तो यूजर को पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ क्या था, तो आप लिख सकते हो वहां उसके जगह पे अल्टरनेटिव एक टेक्स्ट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो कि मैंगोज का इमेज था, इमेज ऑफ मैंगो, तो जो यूजर है वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ मैंगो का इमेज था, हालांकि जो इमेज था वो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप लिख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। टाइटल क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि वेब पेज का जो एड्रेस होता है, जो वेब पेज का नाम होता है जो ब्राउजर में शो होता है उसको टाइटल बोलते हैं। टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कि हमें जो वेबसाइट है उसको दिखाना कहाँ है। जैसे मानो कोई लिंक है, कोई लिंक है और उसमें हमने टारगेट दे दिया है, टारगेट ब्लैंक, टारगेट अगर ब्लैंक हमने दे दिया तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये लिंक है वो ब्लैंक एक पेज में खुलेगा, एक नया पेज में खुलेगा, न्यू पेज में खुलेगा, राइट, उसी पेज में नहीं खुलेगा, नया टैब में खुलेगा। ऐसा समझो कि क्रोम पे मानो आप कोई चीज ओपन कर रहे हो और आपने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे दिया है, मतलब जिस आप टैब में हो उसमें नहीं खुलेगा, दूसरे टैब में खुलेगा, राइट, उसको बोलते हैं टारगेट। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास ये है एंकर टैग, उसके अंदर href और ये हमारा है
डेस्टिनेशन लिंक और ये हमारा विजिट एम्प्लॉय। तो विजिट एम्प्लॉय हमारा दिखेगा विजिट एम्प्लॉय और इसके अंदर जो हमारा लिंक है वो इसके अंदर इम्बेड हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, एचरेफ आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ए टैग दैट अलाउज यूजर्स टू एंटर डेटा इन अ फॉर्म इज कॉल्ड। ऐसा टैग जो यूजर को ये अलाउ करता है कि डेटा कैसे इंटर होगा किसी फॉर्म में। जैसे आप HTML का फॉर्म बनाते हो और फॉर्म यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी हमें डेटा लेना है, किसी को डेटा सेंड करना है, तो उसमें फॉर्म जो होता है काफ़ी तगड़ा एक रोल प्ले करता है। तो किसके हेल्प से करेंगे, क्या टेक्स्ट एरिया से कर देंगे। देखो जो टेक्स्ट एरिया होता है उसमें हम बहुत सारा टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे मानो हमको मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करेंगे, तो इससे तो नहीं होगा। क्या हम बटन से कर देंगे, बटन ये तो होता है क्लिकेबल बटन, मतलब एक सुंदर सा बटन होता है जिसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोई फंक्शन होगा, तो क्या इससे डेटा इंटर हो जाएगा, नहीं, ये तो डेटा भेजने के लिए होता है। क्या सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये तो सेलेक्ट करता है। क्या लेबल हो जाएगा, नहीं, ये तो लेबलिंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। इनपुट क्या करता है, जो यूजर्स को अलाउ करता है कि डाटा फॉर्म में इंटर करे। नेक्स्ट, द सिमेंटिक टैग यूज्ड टू रैप इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेशनल लिंक इज। मैंने आपको इस बारे में पहले ही बताया था कि इसका आंसर हेडर होगा। हेडर क्या होता है कि एक इंट्रोडक्टरी कंटेंट होता है, एक ऐसा सिमेंटिक टैग होता है जो इंट्रोडक्शन को दिखाता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडर। फुटर क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। नेव क्या होता है, जैसे नेविगेशन बार, जैसे मानो कि कोई वेबसाइट है तो उसका होम पेज, उसका अबाउट अस पेज, उसका कॉन्टेक्ट अस पेज, राइट, उसका जैसे मान लो और है माई कोर्सेज पेज, ऐसा कुछ होगा। तो जो ये वेबसाइट का जो पेज रहता है इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ये हमारा क्या है, नेविगेशन। असाइड क्या है, असाइड, जैसे मानो आपका वेबसाइट हो गया और देखते हो साइड में कुछ बना होता है, साइड में जैसे मानो किसी चीज का ऐड चल रहा है या फिर कोई यहाँ इमेज है उसके अंदर कोई लिंक इम्बेड है, वेबसाइट जो होता है उसके साइड में असाइड, असाइड बोलते हैं। सेक्शन क्या होता है कि एक वेबसाइट के अगर बहुत सारे सेक्शंस हैं तो आप सेक्शन टैग का उसमें यूज कर सकते हो और चीजें अलग अलग सेक्शन में उसको बांट सकते हो, राइट। Which CSS property controls the space between content and the border of the element। बोल रहा है कौन सा CSS का प्रॉपर्टी है, और CSS का फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बता दिया है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ए फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो CSS है इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बोला कौन सा प्रॉपर्टी है जो स्पेस बिटवीन कंटेंट, जो कंटेंट है उसके बीच, और बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बॉर्डर के बीच के डिस्टेंस को बताता है। तो देखो जैसे मानो कि मैं लिख रहा हूं यहाँ त्रिलोकी और एक कंटेंट हो गया और इसका एक बॉर्डर हो गया, ठीक है, एक बॉर्डर हो गया। तो इसका जो स्पेस है इधर इतना जो ये बचा हुआ है, त्रिलोकी यहाँ तक लिखा हुआ है और जो ए स्पेस बचा है ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जो स्पेस बचा हुआ है इसको बोलते हैं पैडिंग, इसको बोलते हैं पैडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैडिंग। मार्जिन क्या होता है, जो बॉर्डर होता है बॉर्डर, इसके बाहर से कुछ स्पेस बचा है ये हमारा मार्जिन कहलाता है। कुछ स्पेस बचा है, जैसे मान लो वेब पेज का लास्ट पेज है और ये हमारा बॉर्डर है, तो इसके बाहर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं क्या, मार्जिन, उसको मार्जिन बोलेंगे। बॉर्डर स्पेसिंग क्या होता है, बॉर्डर से जो स्पेस रहता है उसको बॉर्डर स्पेसिंग बोलते हैं, ये तो नहीं होगा। स्पेसिंग क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आउटलाइन क्या होता है, जो बाहर के लाइन्स होती हैं उनको आउटलाइन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा पैडिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास विच सेलेक्टर इज यूज्ड। देखो जो क्लास होता है क्लास, उसके लिए हमारा डॉट होता है, डॉट क्लास नेम। अगर आईडी होता है तो उसके लिए होता है हैश क्लास नेम। तो बोल रहा है क्लास, तो क्लास के लिए डॉट खोजो, कहाँ है, डॉट यहाँ है, और ये तो कॉलन है, ये कॉलन है तो ये तो नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा स्टार है ये तो नहीं होगा, हमारा डॉट है, देखो डॉट, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और जो स्टार यहाँ हैश है, हैश इसका होता है आईडी के लिए, आईडी। तो हमसे क्लास पूछा है क्लास, तो क्लास के लिए क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, क्या फॉन्ट कलर होता है, नहीं, फॉन्ट कलर जैसा तो कुछ एट्रीब्यूट होता ही नहीं है। क्या टेक्स्ट कलर होता है, कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है। क्या कॉलर होता है, यस, सिर्फ आप कॉलर अगर लिख दोगे कॉलर कॉलम रेड, तो हमारा जो टेक्स्ट का कॉलर है वो चेंज हो जाएगा फॉन्ट का। फॉन्ट स्टाइल होता है, ये तो स्टाइलिंग के लिए है। टेक्स्ट स्टाइल होता है, नहीं, ये नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कलर।
तो इस केस में जो हमारा आंसर है सी की तरफ मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन सीएसएस। जो एलिमेंट होता है सीएसएस में उसका डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू क्या है। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ हम पोजीशंस नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा। क्या रिलेटिव हो जाएगा, क्या एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्या फिक्स हो जाएगा, क्या स्टैटिक हो जाएगा, क्या स्टैटिक हो जाएगा, क्या स्टिकी हो जाएगा। तो जो डिफॉल्ट होता है वो होता है स्टैटिक। स्टिकी क्या होता है, स्टिकी आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट देखते होंगे, जैसे मानो यहाँ मैं लिख दिया हूँ जैसे होम, अबाउट अस, और नीचे इसके बारे में कुछ लिखा गया। जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो ये जो हमारा पोर्शन है वो फिर भी दिखता रहता है, ये जो हमारा पोर्शन है वो फिर भी दिखता रहता है, सिर्फ इसके अंदर की चीजें स्क्रॉल होती है ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्टिकी, और चिपक जाता है। राइट। फिक्स क्या होता है, किसी चीज को आपने फिक्स कर दिया है, जैसे मानो कोई यहाँ एलिमेंट है या फिर कोई बॉक्स है, उसको आपने फिक्स कर दिया है, तो फिक्स्ड। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव होता है रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। पहले जहां, जैसे मानो पहले कोई एलिमेंट था और एक एलिमेंट आप लाना चाहते हो यहाँ, तो इस एलिमेंट के रिलेशंस में वो कहाँ होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिलेटिव। और एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। तो ये हमारा रिलेटिव हो गया और ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया कि उसके जो नियरेस्ट एंसेस्टर होते हैं उसके रिलेशन में इसका पोजीशन क्या है। राइट। इसको आप समझ सकते हो कि एक रिलेटिव पोजीशन होता है, एक एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टैटिक और स्टिकी, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट वो हमारा होता है स्टैटिक। इसको आप याद कर सकते हो, याद। नेक्स्ट, विच CSS रूल इज यूज्ड फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टू अप्लाई स्टाइल्स ऑन द बेस्ट स्क्रीन। देखो जैसे आप देखते होंगे कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट आप देखते होंगे कि अगर वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो, मोबाइल में, तो मोबाइल के हिसाब से उठल जा रहा है। अगर उसको आप टैबलेट में ओपन कर रहे हो, टैबलेट में, तो उसके हिसाब से खुल जा रहा है। और अगर आप इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो ढल जाता है। तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब वो काफी रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड करता है, और जैसा डिवाइस जिस रिजोल्यूशन का उसको स्क्रीन मिलता है उस स्क्रीन में वो ढल जाता है। राइट। उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। तो कैसे होता है, क्या मीडिया से होता है, रिस्पॉन्सिव से होता है, स्क्रीन से होता है, क्वेरी से होता है, डिवाइस से होता है। तो वो होता है मीडिया से। क्या रिस्पॉन्सिव जैसा कुछ होता है, नहीं होता है। स्क्रीन जैसा कुछ होता है, नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो इस केस में आंसर हमारा मीडिया हो जाता है। नेक्स्ट, विच CSS प्रॉपर्टी डिफाइन द टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट। बोला कौन सा CSS प्रॉपर्टी है जो फेस के टाइप, जो टेक्स्ट के टाइप फेस को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या वो फॉन्ट फैमिली है, क्या वो फॉन्ट स्टाइल है, क्या वो फॉन्ट वेट है, क्या वो टेक्स्ट फैमिली है, क्या वो टेक्स्ट बोल्ड है। देखो जो टेक्स्ट फॉन्ट होता है ऐसा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, टेक्स्ट फैमिली की तरह कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो फॉन्ट वेट होता है वो दिखाता है कि जो हमारा फॉन्ट है वो नॉर्मल है कि बोल्ड है कि क्या है। फॉन्ट स्टाइल क्या दिखाता है, जो कि हमारा ए, हमारा क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या दिखाता है कि हमारा ए, उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे रहता है, तिरछा रहता है, उसको बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक बोलते हैं। इटैलिक हो गया या फिर हमारा हो गया इटैलिक हो गया या फिर बोल्ड हो गया, ऐसा समझो, बोल्ड। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, जैसे मान लो कि फॉन्ट फैमिली क्या होता है, जैसे एरियल हो गया, न्यू थॉमस, न्यू टाइम्स न्यू थॉमस, टाइम्स न्यू रोमन, ऐसा कुछ होता है। फॉन्ट फैमिली मतलब एक तरफ का उसका स्टाइल आप समझो कि किस टाइप के फॉन्ट रहेंगे। फॉन्ट मतलब क्या, टेक्स्ट। जो टेक्स्ट रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वो न्यू टाइम्स न्यू रोमन्स के टाइप रहेगा, एरियल के टाइप से रहेगा, और भी 50 तरह के इसके फॉन्ट्स होते हैं। किस टाइप से फॉन्ट हमारा दिखेगा, मतलब फॉन्ट का जो अपीयरेंस है, जो स्टाइल कैसा रहेगा, तो बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। इसको बोलते हैं जो हमारा टाइप फेस को, मतलब उसके फेस को डिफाइन करता है कि वो दिखेगा कैसा। राइट। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ फ्लेक्स कंटेनर विच वैल्यू शुड बी द डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। टू क्रिएट अ फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए विच वैल्यू शुड द डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के पास कौन सा प्रॉपर्टी रहना चाहिए। तो देखो इसको लिखते हैं डिस्प्ले और कॉलन फ्लेक्स लिखते हैं। फ्लेक्स बनाने के लिए हमें फ्लेक्स चाहिए, तो क्या ब्लॉक हो जाएगा, नहीं। क्या इनलाइन हो जाएगा, नहीं। फ्लेक्स हो जाएगा। क्या ग्रिड हो जाएगा, ग्रिड मतलब रोज कॉलम वाला ऐसे बनाते हैं, नहीं। इनलाइन फ्लेक्स हो जाएगा, नहीं। देखो जो इनलाइन फ्लेक्स है वो इनलाइन कर देगा, वो एक लाइन में कर देगा, इनलाइन कर देगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें फ्लेक्स चाहिए। राइट। नेक्स्ट,
द सूडो क्लास यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन द माउस होवर्स ओवर इट। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे मानो कोई बटन है, बटन, और इस पे लिखा है, जैसे मान लो लिखा है कवर, कवर लिखा है, और जैसे ही आप माउस जो है, माउस का कर्सर आप यहाँ लिख जाते हो, यहाँ आप देखते होंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर जो इसका टेक्स्ट है वो अलग कलर का दिखने लगता है, इसमें कुछ मोशन आ जाता है। वो कैसे होता है? उसको बोलते हैं हावरिंग। उस पर हम लोग माउस को हावर करते हैं, हावरिंग, तो हमारा हावर हो जाएगा। डॉट फोकस ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉट एक्टिव, एक्टिव को दिखाता है। डॉट विजिटेड वो दिखाता है कि पहले आपने लिंक को विजिट कर लिया है, और टारगेट की मतलब इसके बाद कहाँ ले जाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, फोकस अप्लाइज व्हेन एन एलिमेंट लाइक एन इनपुट गेन्स फोकस, ठीक है। एक्टिव अप्लाइज व्हेन एन एलिमेंट इज बीइंग एक्टिवेटेड। विजिटेड दिखाता है जो पहले आप विजिट कर चुके हैं। टारगेट अप्लाइड टू द एलिमेंट विद एन आईडी दैट मैचेस द करंट यूआरएल फ्रेगमेंट। आप इसको याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जे क्वेरी। जे क्वेरी के रिगार्डिंग सही कौन है? इट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है। इट सिंप्लीफाइड डोम मैनिपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। डोम मतलब डेटा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका बहुत सारा फुल फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। इट रिक्वायर्स लेस कोड देन प्लेन जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है, मतलब तीनों का तीनों सही है। तो जे क्वेरी होता है, क्या होता है? वो जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो डोम मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, जो प्लेन जावास्क्रिप्ट से कम कोड को यूज करता है। तो इस केस में आंसर हमारा डी देखने को मिलेगा, और डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ्स इन जे क्वेरी। जे क्वेरी में अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्या ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे? ये तो आईडी के लिए करते हैं, ये तो नहीं होगा। डॉट ए क्लास के लिए करते हैं, नहीं। पैराग्राफ डायरेक्ट नहीं होता, ऑल जैसा कुछ नहीं होता, तो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको समझो, पहले ये चारों को समझो। जो डॉलर और पी होता है, इसका मतलब होता है सेलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग जे क्वेरी। हैश पी मतलब सेलेक्ट द एलिमेंट्स विद आईडी, मैंने आपको बताया है। डॉट पी मतलब सेलेक्ट द एलिमेंट विद क्लास, मैंने आपको बताया है। पैराग्राफ एंड ऑल दीज आर नॉट वैलिड सेलेक्टर्स, मैंने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, यार मेरे को सर्दी लग गया है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार 4 वीडियो और बचा है, और 4 वीडियो अगर मैं नहीं बनाया तो फिर ऐसा लगेगा कि यार मैंने आप लोगों के साथ धोखा कर दिया है। और मैं जो चैलेंज लिया हूँ कि 15 के 15 वीडियो बनाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का एक एक मैराथन, तो मैं बना रहा हूँ। आज मेरे को इतना सर्दी लगा है कि पूछो मत। विच मेथड इज यूज टू हाइड एन एलिमेंट। हाइड एलिमेंट करने के लिए डायरेक्ट मुझे दिख रहा है क्या? इनविजिबल, गायब कर देंगे, रिमूव कर दूंगा, डिसअपीयर कर दूंगा, वैनिश कर दूंगा, नहीं, हाइड कर दूंगा। तो इसका आंसर हाइड हो जाएगा। अब सबके बारे में पढ़ो। इनविजिबल क्या होता है? ए हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। रिमूव क्या होता है? रिमूव कर देता है डॉम से, लेकिन हाइड नहीं करता है। डिसअपीयर जैसा कुछ नहीं होता है, वैन जैसा कुछ नहीं होता है। हाउ डू यू अटैच अ क्लिक इवेंट टू अ बटन विथ आईडी बटन यूजिंग जे क्वेरी। तो देखो, जब जे क्वेरी से करना है तो अगर मैं आईडी लगाऊंगा तो क्लिक फंक्शन का यूज कर सकता हूं, और अगर मैं बटन लगा के क्या कर सकता हूं? ऑन क्लिक कर सकता हूं, राइट। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर हमें मिल जाएगा, देखो, अगर मैं किसी को सिलेक्ट करता हूं तो या तो मुझे क्लास नेम से करना पड़ेगा, क्लास नेम से, या फिर मुझे आईडी से करना पड़ेगा, यानी हैश से, तभी मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ तो मुझे आईडी दिख रहा है, आईडी, लेकिन बाकी यहाँ अगर आईडी दिख रहा है तो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक जो है, ऑन क्लिक जे क्वेरी में होता नहीं है, ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। और डायरेक्ट मैं बटन ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ नहीं तो क्लास है, नहीं कुछ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास आईडी है, आईडी। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कोई फंक्शन तो रहना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है ही। और डायरेक्ट मैं ऑन क्लिक कर नहीं सकता हूँ क्योंकि नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हमें देखने को मिल जाएगा। आप बोले भैया यार आपको कैसे पता ऑन क्लिक नहीं होता है? तो यार मैंने जावास्क्रिप्ट में मैंने कोडिंग किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, और हमने वेबसाइट बनाया हुआ है जब मैं काम करता था, तो हमें पता है कि जो ऑन क्लिक है वो जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ऑन क्लिक तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। और यहाँ कोई भी सिलेक्टर नहीं लिया है, ना ही क्लास सिलेक्टर, ना ही आईडी सिलेक्टर, तो इसको मैं काट दूंगा। और यहाँ सिलेक्टर लिया है तो क्लिक के साथ कोई फंक्शन तो होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है ए देखने को मिल जाएगा। तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसको पढ़ लो, राइट। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द एलिमेंट
HTML कंटेंट इनसाइड एन एलिमेंट। क्या वो HTML हो जाएगा, क्या कंटेंट हो जाएगा, क्या टेक्स्ट हो जाएगा, क्या इनर HTML हो जाएगा, क्या वैल हो जाएगा। तो इसका होता है हमारा HTML। क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन देखो, पढ़ो इसको, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। जो हैश एलिमेंट डॉट HTML होता है गेट्स द HTML कंटेंट इनसाइड द एलिमेंट विद ID एलिमेंट। कंटेंट ऐसा कुछ नहीं होता है jQuery में। जो टेक्स्ट होता है गेट्स ओनली द प्लेन टेक्स्ट कंटेंट नॉट HTML टेक्स्ट। अगर जो टेक्स्ट होगा वो प्लेन टेक्स्ट को दिखा देगा लेकिन HTML को नहीं दिखाएगा, इसलिए टेक्स्ट हमारा गलती हो जाएगा। जो इनर HTML है वो जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है, jQuery का नहीं। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते थे कि अगर किसी टैग के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर हमें कोई वैल्यू डालना होता था HTML का, तो हम रखते थे उस वेरिएबल का नाम डॉट इनर HTML बराबर कुछ वैल्यू, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो वैल होता है गेट्स द वैल्यू फ्रॉम द फॉर्म एलिमेंट्स लाइक इनपुट, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, नॉट जनरल HTML कंटेंट। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा HTML हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, स्टाइलिंग वेब पेज, ये तो CSS का काम है। एडिंग इंटरेक्टिविटी टू वेब पेज, बिल्कुल सही बात है, JS का काम है। स्ट्रक्चरिंग HTML का काम है। तो जावास्क्रिप्ट काम क्या है, B। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। वेर भी होता है, लेट भी होता है, कॉन्स्ट भी होता है। लेकिन यहाँ एक चीज बता दिया है कि मॉडर्न में क्या होता है। तो जो वेर होता था वो पहले होता था। अगर ऐसे कोई पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट में कितने कीवर्ड्स होते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, तो आंसर उसका 3 होता है। लेकिन यहाँ बोला है कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें कितने कीवर्ड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो उसमें होता है एक लेट होता है, एक कॉन्स्ट होता है, वेर नहीं होता है। तो बोथ B और C हमारा हो जाएगा, लेट और कॉन्स्ट। कौन से हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कंसोल। इतना जो टाइप ऑफ है वो टाइप देता है, जो यहाँ नंबर है उसका, तो हमारा नंबर है। जावास्क्रिप्ट में उसको इंटीजर नहीं बोलते हैं, बाकी सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको इंटीजर बोलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में उसको क्या बोलते हैं, उसको नंबर बोलते हैं। तो नंबर हो जाएगा। स्ट्रिंग नहीं, बुलियन नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, डिफाइन नहीं। Which methods changes the text content of HTML element with ID demo। ID demo, तो हमारा क्वेश्चन में क्या है 33, ID demo। document dot get element by ID demo inner text hello document dot query selector। देखो get element by ID करो या फिर query selector करो, बात बराबर है। और इसमें अगर आप ID को कर रहे हो तो हैश टैग आपको लगाना है ID के लिए। लेकिन जो गेट एलिमेंट्स पे ID है वो पहले से ही ID को सिलेक्ट कर लेता है, आपको सिर्फ यहाँ ID का नाम डालना है, वहां आपको हैश टैग डालने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सही है मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे ID, सही बात है, यहाँ भी ये सही है। लेकिन डॉट वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। इनर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे, डॉट वैल्यू अलाउड नहीं है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है AB, मतलब बोथ A एंड B हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इसको लिखते हो आप फंक्शन का पूरा कीवर्ड और यहाँ फंक्शन का नाम और ऐसा पैरेंथेसिस। फंक हो जाएगा नहीं, डेफ हो जाएगा, ये तो पाइथन में होता है नहीं, ए हो जाएगा नहीं, हमारा ए हो जाएगा। विच इवेंट ट्रिगर्स व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन एन एलिमेंट। तो क्या ऑन क्लिक होता है, ऑन होवर होता है, ऑन सबमिट होता है, ऑन चेंज होता है, ऑन लोड होता है। क्वेश्चन नंबर 135 इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया कि जो ऑन क्लिक होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है, ऑन हो रहा होता है ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यार मेरे को सर्दी हो गया, थोड़ा इसको इग्नोर करना। और ऊपर से मैं पंखा चला दिया हूँ तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो गया, एलर्जी हो गया मुझे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ सबको रख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑन क्लिक क्या होता है, ट्रिगर्ड व्हेन अ क्लिक यूजर्स ऑन द एलिमेंट। ऑन होवर क्या होता है, वैलिड नहीं है। On submit triggered when the form is submitted. On change triggered when the value of an input select or text area changes. On load triggered when a page or resources finishes loading. What is the purpose of return statement in a function? Return का क्या काम है? Return का काम ये है कि जो फंक्शन सारा का सारा काम करता है उसको पकड़ के जो मेन हमारा फंक्शन होता है उसको वैल्यू रिटर्न करना होता है, यही रिटर्न कीवर्ड का काम है। टू एग्जिट द फंक्शन एंड ऑप्शनली सेंड अ वैल्यू बैक, बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। टू स्टॉप अ लूप नहीं। टू कॉल अनदर फंक्शन नहीं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नहीं। ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, काफी बेहतर तरीके से आपको दिया गया, आप इन सबको पढ़ लेना।
विच सिंबल इज यूज्ड फॉर ए सिंगल लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सिंगल लाइन के लिए हमारा होता है ए डबल स्लैश, ए होता है मल्टी लाइन के लिए, मल्टी लाइन ए होता है हमारा, ए इसमें नहीं होता है, और ये होता है HTML में, HTML में कमेंट के लिए, राइट। आप इसको देखो, ये होता है सिंगल लाइन के लिए, ये होता है मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन के लिए, ये होता इसी को बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और यूज इन लैंग्वेज पाइथन जावास्क्रिप्ट नहीं होता है, और ऐसा होता है हमारा HTML में, मैंने आपको बताया है। The HTML attribute that specifies where to extend form data is, where to send form data, बोल रहा है HTML का वो एट्रीब्यूट जो हमें ये दिखाता है कि जो फॉर्म का डेटा है वो कहाँ सेंड करना है। कैसे करेंगे? मेथड की हेल्प से नहीं, एक्शन की हेल्प से, बिल्कुल सही बात है। इंक टाइप नहीं, नेम का टाइप नहीं, टारगेट नहीं। टारगेट तो ये दिखाता है कि किस टाइम में हमारा ओपन होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ो। स्पेसिफाई हाउ टू सेंड द डेटा, गेट और पोस्ट एक्शन। मैंने आपको सारा चीज़ें यहाँ लिख दिया है, और आज जो वीडियो है मुझे बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब्जी इतना बढ़ रहा, अभी इतना छींक आएगा मेरे को कि 10-10 बार छींक आता रह जाएगा, राइट। तो मैं जल्दी इसको क्लियर करता हूँ, और सबका मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। विच HTTP मेथड सेंड्स फॉर्म डेटा अपेंड टू द URL। अगर URL से कोई डेटा हमारा अपेंड है तो कौन सेंड करेगा? क्या पोस्ट कर देगा? नहीं, ये तो रिसीव करने वाला है। गेट कर देगा, यस। पुट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, पैच नहीं करेगा। इसके बारे में पढ़ लो। पोस्ट क्या करता है? सेंड डेटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, नॉट इन द URL। पुट यू टू अपडेट रिसोर्सेज, नॉट फॉर फॉर्म सबमिशन। डिलीट यू टू डिलीट रिसोर्सेज वाया API कॉल्स। यू टू पार्शियली अपडेट रिसोर्सेज which input this type allows users to select multiple options। मल्टीपल ऑप्शन, रेडियो बटन क्या करता है? एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दो है तो इसको टिक मार देंगे तो एक खाली हो जाएगा, अगर इसको टिक मार देंगे तो एक खाली हो जाएगा। ये तो गलत है, टेक्स्ट तो बटन है नहीं। सेलेक्ट विद मल्टीपल एट्रीब्यूट, जो सिलेक्ट है वो हमारा वो क्या है? तो इनपुट टाइप नहीं है। जो सिलेक्ट है, अगर मान मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मानो मुझे मंथ का नेम सेलेक्ट करना है, मंथ का नेम, तो ये पहले से मंथ का नेम फीड किया रहता है, इनपुट नहीं है। इनपुट हमारा हो जाएगा चेक बॉक्स। इसमें अगर चेक बॉक्स है तो अब जितना मन करे उतना टिक मार सकते हैं, तो चेक बॉक्स आंसर हो जाएगा, ना कि हमारा सिलेक्ट होगा। बहुत सारे लोग इसको मारेंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। बटन तो एक ही कर सकते हैं, भगाओ। इसके बारे में पढ़ लो, इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हो। देखो, जो सिलेक्ट होता है उस मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो अलाउज मल्टीपल सिलेक्शन बट इन HTML एलिमेंट, नॉट इन एलिमेंट टाइप, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप नहीं, इसलिए आंसर ही गलत हो जाएगा। द एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द इनकोडिंग टाइप ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड, इसको इंक टाइप बोलते हैं। इनकोडिंग नहीं, मेथड नहीं, टाइप नहीं, कैसेट नहीं। तो इसके बारे में भी आप इसको पढ़ लो। मैं जल्दी कंप्लीट करता हूँ वीडियो को। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फॉर्म विथ मेथड पोस्ट इज सबमिटेड। ये बॉडी में जाता है, अपेंड नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा। तो इसका आंसर हमें ये देखने को मिलेगा, इसको पढ़ लो। विच टैग रैप्स इनपुट एलिमेंट टू ग्रुप देम लॉजिकली इन अ फॉर्म। वो कौन करता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, उसका आंसर क्या होगा? विच टैग रैप्स इनपुट एलिमेंट्स टू ग्रुप देम इनटू लॉजिकली इन अ फॉर्म। क्या फॉर्म में कर देंगे? नहीं, फील्ड सेट में कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेबल नहीं, डिव नहीं, सेक्शन नहीं। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। फॉर ए क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन विच एट्रीब्यूट कैन बी क्लाइंट, क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड, मतलब तुमको डालना है, वैल्यू डालना है। वैलिडेट ऐसा कुछ नहीं होता है, चेक नहीं होता है, मस्ट फिल नहीं होता। रिक्वायर्ड हमारा काफी जरूरी है। कि जैसे मानो कि हमें ये जानना है कि ईमेल आईडी तुम्हें डालना ही डालना है, तुम्हें फोन नंबर डालना ही डालना है फॉर्म में, तो उसके अंदर जो प्लेस होल्डर होगा उसमें हम डाल देंगे कि जरूरी है, और बिना उसको डाले हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, हम सबमिट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। और बार बार हमारे पास रेड कलर का कुछ आएगा सिंबल कि इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, उसको डालना पड़ जाएगा। हम इसको पढ़ लेना। HTTP इज कॉल्ड स्टेटलेस। जो HTTP होता है मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसको स्टेटलेस क्यों बोलते हैं? इट रिमेंबर्स यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करता है इसलिए नहीं। इट डज नॉट रिटेन यूजर डेटा बिटवीन अपडेट्स, बिल्कुल सही बात है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स लॉगिन, नहीं। इट यूजेस कुकीज, नहीं। इट गिव डेटा नहीं। इसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। मैं वीडियो में आगे बढ़ जाऊंगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेशन। सेशन क्या होता है कि अगर कोई चीज आप कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो एक सेशन को मेंटेन करता है। जब तक रिक्वेस्ट आ रहा है तब तक एक सेशन मेंटेन रहना चाहिए। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं। टू मेंटेन यूजर स्टेट अक्रॉस मल्टीपल HTTP, बिल्कुल सही बात है। टू स्पीड अप पेज लोडिंग, नहीं। टू मैनेज CSS फाइल, नहीं। ये नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। इसके बाद में आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग यू टू स्टोर ए स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा ऑन द क्लाइंट ब्राउजर।
देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मानो कि आप क्रोम है, क्रोम, और आप पहले से इसमें त्रिलोकी सर्च किए हो, जैसे मानो आप पहली बार सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इसमें सर्च कर दिया, मानो सर्च बार है। दूसरी बार आप सर्च करने जाओगे, जैसे आप टी लिखोगे, टी बस आपको रिकमेंड कर देगा कि आप त्रिलोकी तो सर्च नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि कैश हमारा मेमोरी वहाँ होता है, एक कुकीज होता है, एक लोकल स्टोरेज होता है जो इस डेटा को वहाँ होल्ड करके रखता है, कि कोई भी यूजर फिर से अगर टी दाब रहा है तो उसको सजेस्ट करेगा कि क्या आप त्रिलोकी के बारे में तो सर्च नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सेशन स्टोरेज भी होता है, कुकीज भी होता है, लोकल स्टोरेज, मतलब सारा का सारा एक ही नाम है, और इसका आंसर डी हमारा हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हो। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेशन टाइम्स आउट, यूजर्स ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट, सही बात है। ब्राउजर क्रैशेस, नहीं। डेटा इज परमानेंटली डिलीटेड, नहीं। न्यू सेशन स्टार्ट, नहीं। नन ऑफ दिस, नहीं। ये आंसर हो जाएगा। कुकीज हैव लिमिटेशन सच एज साइज लिमिट है, सिक्योरिटी रिस्क है, कैन हैव स्टोर टेक्स्ट एरिया है, मोर देन वन ऑफ द। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। रिप्रेजेंट द वेब पेज एज, एक ट्री की तरह काम करता है, फ्लैट नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ट्री। विच मेथड सेलेक्ट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी से कौन करता है, गेट एलिमेंट्स बाई आईडी करता है, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, नहीं। सिलेक्ट क्वेरी ऑल, नहीं, ए नहीं, ए नहीं। गेट एलिमेंट्स बाई आईडी, वो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका आंसर हमें ए देखने को मिलेगा। आप सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ सकते हो। अब देख रहे हो मेरा आवाज भी चेंज हो गया, मेरा आवाज भी चेंज हो चुका है अभी। टू चेंज द टेक्स्ट इनसाइड द HTML, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनर एलिमेंट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट भी कर सकते हैं, इनर HTML कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट कर सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। विच मेथड एड्स अ न्यू चाइल्ड एलिमेंट टू पेरेंट, इसको बोलते हैं अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं। हाउ कैन यू अटैच अ क्लिक इवेंट लिस्टनर टू अ बटन विद ID बटन, तो ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे ID, अगर बटन है तो ID है तो ID, ठीक है। अनक्लिक, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर भी कर सकते हैं, तो वहाँ आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, यहाँ एड इवेंट लिस्टर एक फंक्शन लगाना पड़ता है, फिर क्लिक और फंक्शन का नाम, मतलब मुझे दोनों सही दिख रहा है, तो A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। हाउ विल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल पी सिलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, ऑल है तो क्या फर्स्ट कर देगा, नहीं, ऑल पैराग्राफ्स, बिल्कुल सही बात है, ऑल करेगा। आप इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट विच मेथड इज यूज्ड, चेंज करना है, देखो कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है, कोई एट्रीब्यूट है, उसके वैल्यू को चेंज करना है, मतलब उसके वैल्यू को सेट करना है, सेट। तो सेट कैसे करेंगे, गेट से कर देंगे, नहीं, रिमूव कर देंगे, नहीं, 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 सेट करेंगे। आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। Node.js इज प्राइमरली यूज्ड टू रन जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, नहीं, ये तो जावास्क्रिप्ट का काम है। रन क्रिएट सर्वर साइड एप्लीकेशन, ये हमारा Node.js का काम है। HTML एक खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द Node.js टू हैंडल मेनी रिक्वेस्ट एट वंस, ये होता है हमारा इवेंट लूप, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ लेना। आपको क्या करना है, इस जो सीट है इसका लिंक मैं आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, वहां देता हूँ व्हाट्सएप चैनल में, आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, सारा का सारा मैं आंसर यहाँ लिख दिया हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। विच बिल्ट इन मॉड्यूल इन Node.js यू टू वर्क विद द फाइल सिस्टम, FS फाइल सिस्टम, फाइल नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। आप इसको, हाउ डू इनिशियलाइज Node.js प्रोजेक्ट विद npm init, मतलब नोड पैकेज मैनेजर, npm का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा, नोड पैकेज मैनेजर इनिट मतलब इनिशियलाइज, तो npm init हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट अ सिंपल HTTP सर्वर, सर्वर कौन क्रिएट करता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कैसे करता है उसका एग्जांपल देखो। आप कॉन्स्ट HTTP रख दिए, रिक्वायर HTTP, और कॉन्स्ट सर्वर, इसमें आप HTTP क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर दिए, और इसके अंदर चीजों को लिख दिए, सर्वर को आप 3000 पे कॉल कर दिए कि 3000 पे हमारा पोर्ट पे रन करेगा। Node.js developer from browser JavaScript because can access the file system, can directly manipulate the DOM, uses हमारा HTML, और इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में हमारा 62 कैन access the file system, जो Node.js होता है वो JavaScript से कैसे अलग होता है, can directly manipulate the DOM, नहीं, uses only HTML, ऐसा कुछ नहीं है, requires browser to run, जो Node.js होता है वो तो बिना ब्राउजर के रन कर देगा, जो JavaScript होता है उसको ब्राउजर चाहिए, राइट, JavaScript को ब्राउजर चाहिए, इसको नहीं चाहिए। कैन ओनली बी इंस्टॉल, नहीं, कैन एक्सेस फाइल सिस्टम, कैन एक्सेस फाइल सिस्टम। गिट इज मेनली यूज्ड, गिट क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने रिपोजिटरी को मेंटेन रखना है, उसमें चीजें अपडेट करते जानी है, तो गिट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है जो कोड के वर्जन को मैनेज करता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया हुआ है दूसरे क्लास के में, होस्टिंग वेबसाइट नहीं, वर्जन को मैनेज करता है।
विच कमांड यू टू न्यू किस करता है git init टू सेव चेंजेस फ्रॉम स्टेजिंग एरिया टू ए लोकल रिपोजिटरी यूज चेंज करना है तो git commit टू कमांड टू अपलोड योर लोकल अपलोड करना है तो git push विच कमांड इज यू टू सी द हिस्ट्री ऑफ कमांड इसको बोलते हैं git log व्हाट इज द पर्पस ऑफ git clone टू कॉपी योर रिमोट रिपोजिटरी टू अ लोकल मेमोरी जैसे मानो कि कोई वेबसाइट है ऑनलाइन उसमें से डेटा को आपको फेच करना है अपने लोकल मशीन में तो क्या करोगे गिट क्लोन करोगे और उसके रिपोजिटरी का लिंक को आप यहाँ कॉपी करोगे राइट एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या है डिजाइन वेब पेज स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा क्रिएट एनिमेशन नहीं कनेक्शन डेटाबेस नहीं स्टाइल डॉक्यूमेंट नहीं डिजाइन वेब पेज नहीं स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा इसके बाद में आप यहाँ पढ़ लेना सिंपल ए वेल फॉर्म एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट यूज ऑल कैपिटल टैग्स बिल्डिंग टू सीएसएस प्रॉपर नेस्टिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल सही बात है इंक्लूड जावास्क्रिप्ट नहीं इसके बारे में पढ़ लो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सएमएल टैग एक्सएमएल के बारे में कौन सही है टैग्स आर प्री डिफाइंड ओके टैग्स आर केस सेंसिटिव नहीं यूजर कैन डिफाइन देयर ओन टैग्स बिल्कुल सही बात है कोई भी जो हमारे पास लैंग्वेज है जैसे मानो जो हमारे पास HTML है उसमें तो काफी सारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं जितने टैग्स है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन प्री डिफाइंड है राइट तो एक्सएमएल में क्या होता है हम लोग अपना टैग्स भी बना सकते हैं आप इसको पढ़ लेना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिबल डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और ये होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल स्टोर्स डेटा एक्सएमएल डिस्प्लेज इट एक्सएमएल इज फॉर लॉजिक एचटीएमएल इज फॉर लेआउट एक्सएमएल डिस्क्राइब डेटा एचटीएमएल डिस्प्ले डेटा सही है एचटीएमएल डेटा को स्टोर नहीं करता है दिखाता है सिंपल ये गलत तुम्हारा हो जाएगा सी और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 73 आई थिंक एन एट्रीब्यूट ऑफ एक्सएमएल इज यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट स्टोर डेटा नहीं 8 कमेंट्स नहीं ओनली वर्क्स विद एचटीएमएल नहीं रिप्रेजेंट नेस्टेड नहीं देखो यार मुझे बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना पड़ा है